Hello student, welcome in MABN classes. Now we are going to start class 11 physics chapter number 2 units and measurements. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं. Those quantity which can be measured directly or indirectly in terms of which the laws of physics can be expressed are called फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहा गया है? वे क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंटली जो है मेजर की जाती हैं, जिनमें फिजिक्स के जो लॉ होते हैं उनको एक्सप्रेस किया जा सके. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर. उदाहरण के लिए मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मैटर ऑफ सब्सटेंस, करंट, etc. ये सभी आपकी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं. फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनको एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि वो क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं दूसरी क्वांटिटीज से. ऐसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं. इसी प्रकार से इनकी फंडामेंटल यूनिट को भी किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. जैसे मीटर को हम सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सेकंड है हमारी डेराइव क्वांटिटी. डेराइव क्वांटिटी क्या होती हैं? वे क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डेराइव की जाती हैं उनको डेराइव क्वांटिटी कहते हैं. फिजिकल क्वांटिटी हुज डिफाइंड ऑन द बेस ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम etc. तो डेराइव क्वांटिटी वे होती हैं जिनको हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डेराइव करते हैं. और जो डेराइव क्वांटिटी की यूनिट होती हैं उनको हम डेराइव यूनिट कहते हैं. जैसे अगर वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट टाइम. तो अगर हमको यूनिट ऑफ वेलोसिटी निकालनी है तो क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट ऑफ टाइम. यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इन एमपीएस में मीटर होती है और समय टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है. तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गई? मीटर पर सेकंड. यही फंडामेंटल यूनिट्स हो गई. फंडामेंटल क्वांटिटी को जिसमें मेजर किया जाता है और डेराइव यूनिट हो गई आपकी जिसमें डेराइव क्वांटिटी को मेजर किया जाता है. अब मेजरमेंट को देख लेते हैं. मेजरमेंट क्या है? अ प्रोसेस इन व्हिच कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड कॉल्ड यूनिट. तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो कि सेम काइंड की होती हैं. उन सेम काइंड को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं. मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर टू थिंग्स, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड. फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है. एक है यूनिट और एक है आपका मैग्नीट्यूड. तो फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट की टर्म्स में. मैग्नीट्यूड अगर n हो और यूनिट u है तो इसको लिखेंगे nu और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है. तो यहाँ से n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 by u के, यानी कि n और u में जो है यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो जाता है. तो यहाँ से आपका बनेगा n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2. फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, जो कि क्या होती हैं? एसआई होती है, सीजीएस होती है, एफपीएस होती है, फुट पाउंड सिस्टम,
अब जो वर्तमान में प्रचलित है वो SI है और CGS है। SI को जो है MKS भी कहते हैं, फ्रेंच एब्रिविएशन में इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, और इस SI को जो है हम MKS कहते हैं, जहां M जो है वो यूनिट ऑफ लेंथ है, K जो है यूनिट ऑफ मास है, और S यूनिट ऑफ टाइम। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड। तो MKS में यूनिट की जो लेंथ होती है वो मीटर होती है, मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। ऐसे ही अगर हम CGS में देखें तो CGS में जो हमारा यूनिट ऑफ लेंथ है वो सेंटीमीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर, किलोग्राम बदल जाएगा ग्राम में, और टाइम रहेगा सेम, सेकंड। तो CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर होती है, यूनिट ऑफ मास वो ग्राम होती है, और यूनिट ऑफ टाइम वो सेकंड होती है। अब इन सब के अलावा हमारी दो सप्लीमेंट्री SI यूनिट भी होती है, वो कौन कौन सी है? एक तो आपकी रेडियन है और एक स्टेरेडियन है। रेडियन एक प्लेन एंगल है जो सबटेंड होता है एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? L बाई R, जहां L क्या है? आर्क है, R रेडियस है, और थीटा जो है वो सेंटर पर सबटेंड होने वाला एंगल है। और दूसरी होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक सॉलिड एंगल होता है जो सबटेंड होता है सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पर सबटेंड होता है बाय अ सरफेस ऑफ स्फीयर इक्वल इन एरिया टू दैट ऑफ द स्क्वायर हैविंग ईच साइड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और इसको ओम के द्वारा जनरेट किया जाता है। ओम इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर? सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। और इसकी जो फिगर बनती है स्टेरेडियन की वो इस टाइप से होती है। ये हमारा एरिया हो गया, डेल्टा ए कहते हैं इसको। ये आपकी आर हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका ओम। तो ये है आपका स्टेरेडियन, जो कि सॉलिड एंगल होता है, जो सबटेंड होता है सरफेस एरिया पर। ये देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस बाय यूजिंग मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होती है? दो पॉइंट स्पेस में, किन्हीं दो पॉइंट के बीच की जो मेजरमेंट होती है, सेपरेशन, उनको सेपरेट करने वाली, उसको हम लेंथ कहते हैं। और इसको जो है मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर की सहायता से हम मेजर करते हैं। अब बात आती है मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी दूरियों का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? तो लंबी दूरियों के मेजरमेंट के लिए हमारे पास होता है पैरेलैक्स मेथड। इसे क्या कहते हैं हम? पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? देखो बच्चों, अगर इस मार्कर को हम एक आंख बंद करके देखें और फिर दूसरी आंख बंद करके देखें तो हमें इसकी पोजीशन अलग अलग नजर आएगी। हमें इसकी पोजीशन अलग अलग नजर आएगी। जैसे हम यहाँ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक बार उसकी पोजीशन बी पर नजर आएगी और एक बार ए पर नजर आएगी। तो ये जो दो पॉइंट एक ही
एक ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन बन रही है, तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। जब हमने इसको एक आंख से देखा तो यहाँ नजर आई है, फिर दूसरी से देखा तो इसकी पोजीशन में जो है आपको चेंज मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं करके। तो ये मेथड जो है क्या कहलाता है, पैरेलैक्स मेथड कहलाता है। और ये जो एंगल है दो पॉइंट के बीच का, जो दो पोजीशन जनरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट की, उसको हम कहते हैं पैरेलैक्टिक एंगल और पैरेलैक्स एंगल। और उन दोनों पोजीशन को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं हम बेस। तो इस प्रकार से जो एंगल होता है हमारा थीटा इक्वल्स टू वो b/d की फॉर्म में हमें मिलता है, b/d की फॉर्म में। तो ऐसे जो है हम यहाँ से d निकाल सकते हैं। d क्या हो या b क्या हो जाएगी आपकी, b इक्वल्स टू हो जाएगी d थीटा। तो ये जो है आपको दो पॉइंट के बीच में क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी, कितनी वो डिस्टेंस है। तो इसे कहते हैं हम पैरेलैक्स मेथड। आइए अब देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट यानी कि छोटी वस्तुओं को मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। इसमें हम लेते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो हम इसमें जो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड लेते हैं। अब ये ओलिक एसिड क्या है, ओलिक एसिड एक सोफी लिक्विड होता है, साबुन का जो घोल होता है उस टाइप का एक लिक्विड होता है। ओलिक एसिड इज अ सोफी लिक्विड विद लार्ज मॉलिक्यूलर साइज, जिसके मॉलिक्यूलर का जो साइज होता है वो लार्ज होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ओलिक एसिड होता है और 20 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है। तो हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को हम 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं। फिर डिसॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल और 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड का हमको सॉल्यूशन मिलेगा। अब इस सॉल्यूशन का, जिसमें जो कंसंट्रेशन है ओलिक एसिड की, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितनी हो जाएगी 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, कितनी हो जाएगी इसमें 1/20 हो जाएगी। अब इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने लिया और उसको किसमें मिला दिया, उसको रीडिसॉल्व किया 20 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल में। इस प्रकार से इसमें जो है जो कंसंट्रेशन होगी ओलिक एसिड की वो कितनी हो जाएगी 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसमें जो है कितनी हो गई कंसंट्रेशन 1/20 × 20 क्या कहेंगे इसको 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम क्या करते हैं, एक लार्ज वेसल में एन ड्रॉप निकाल लेते हैं इस सॉल्यूशन की और उसको क्या काम करते हैं, एक वाटर सरफेस पर एन ड्रॉप निकाल लिया हमने और इसको वाटर सरफेस पर हमने फैला दिया। अब क्या करते हैं हम इस वाटर सरफेस को स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने से क्या होगा, जो अल्कोहल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे कि हमें केवल इसमें क्या मिलेगा, हमें इसमें केवल ओलिक एसिड के जो मॉलिक्यूलर है वो मिल जाएंगे। तो वहां से हम, अगर हमारे पास n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन की है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का v है, तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी nv सेंटीमीटर क्यूब। अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन कितना हो जाएगा nv/400 सेंटीमीटर क्यूब। थिकनेस अगर हम देखें ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल की तो होगा वॉल्यूम बाय एरिया nv/400 इनटू एरिया सेंटीमीटर। तो ऑर्डर ऑफ दिस थिकनेस, इस थिकनेस का जो ऑर्डर मिलता है हमको वो 10⁻⁹ मीटर पाया जाता है, जो कि प्रैक्टिकली देखा गया है। तो इस प्रकार से हम जो है बड़ी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कैसे करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं और स्मॉल ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो हमने देखा।